हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये वीडियो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं इससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरण को सुव्यवस्थित करें। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना। तो कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है कि कौन अधिक तेज है, कौन कमज़ोर है, या किसी भी आधार पर बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है। अगर इस तरीके के आपको ऑप्शन में वर्गीकृत करना या बच्चों को अलग थलग करना ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा नेगेटिव और इशारा करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। अब है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा। तो संवाद और परिचर्चा जो होता है उसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सक्षम हो सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि क्योंकि बच्चे संवाद और परिचर्चा के माध्यम से अनेक कौशल को सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि शिक्षक की मानक विधि को अपनाना। अब आइए हम नीचे ऑप्शंस को देखते हैं। ए में दिया हुआ है 1, 3 और 4, ये करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो गया। अब है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। तो चारों ऑप्शन तो सही नहीं है, 2 ऑप्शन गलत हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है। अब आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायक उपलब्ध कराना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को अगर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया जाए तो उसे वो प्राप्त करने के लिए बहुत तरह के कौशलों का उपयोग करते हैं। वो ये दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये इसके उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे अगर किसी चीज़ को करने में अगर उनको थोड़ा हेल्प चाहिए तो टीचर को उनको हेल्प करना चाहिए जिससे कि उस कार्य को वो आसानी से कर सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक दूसरे का समर्थन करना या सहयोगी समूह बनाना ये बात भी जो है वो पॉजिटिव और इशारा करता है कि बच्चे जब समूह में किसी चीज़ को करते हैं तो वो अनेक कौशल को सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब है ऑप्शन नंबर सी कि अधिगमकर्ताओं में बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके समूहकाई चुनौतियों को समझना। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि एक अधिगमकर्ता से बातचीत करना चाहिए कि उनकी आवश्यकता क्या है या उनकी जो सम्मुख चुनौती हैं उनको समझना। ये ऑप्शन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सही बात की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इसमें अब आइए हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान ना देना पड़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है कि बच्चों को कह देना कि जाइए आप ट्यूशन पढ़ लीजिए ताकि टीचर मेहनत करने से बच जाएं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश
का कोई आपसी संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत है कि बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, बच्चे अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, अगर वो इमोशनली किसी चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का आंतरिक रूप से किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होंगे तो बच्चे अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के अधिगम में ये दोनों जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा कि नगण्य भूमिका है, ये भी गलत होगा। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात भी गलत है। अधिगम पर शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब है ऑप्शन नंबर डी कि यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो बच्चों के प्रभावशाली अधिगम के लिए भयावह या सुसाध्य होना चाहिए, प्रतिस्पर्धित या सुसाध्यक होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी सहयोगिक या प्रतिस्पर्धित होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धित या सहयोगिक होना चाहिए। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए हमेशा सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। यानी कि बच्चों में हमेशा सहयोग की भावना को जगाना चाहिए कि हमें किस तरीके से सहयोग करके अनेक कौशल को सीखना चाहिए, या समाज में भी कैसे हमें लोगों का सहयोग करना चाहिए। तो एक प्रभावशाली अधिगम जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है जब बच्चे एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखते हैं बजाय प्रतिस्पर्धात्मक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वे कार्य देना जो कि बहुत सरल है। अगर बच्चों को ज़्यादा सरल कार्य भी दे दिया जाए तो इससे भी बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ऊब जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जगाना और उनमें बहुत सारे अवसर दे देना, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब पाठ या ढांचा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, या ऑप्शन नंबर डी सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। यानी कि बच्चा सीखे या ना सीखे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कार्य को हमको जल्दी जल्दी पूरा कराना है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति जो होती है वो पाठ उपलब्ध कराना। यानी कि जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो तो टीचर उसे अगर कुछ हेल्प कर देते हैं, उसे कुछ सहयोग कर देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। जिसमें कि वाइगोत्स्की ने भी अपने सिद्धांत में पाठ या ढांचा के बारे में कहा है, जिससे कि जो अधिक जानने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा अगर बच्चों को सहयोग दे दिया जाता है तो किस तरीके से बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है। अब आइए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर बच्चे कोई चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे बना है, इसके बनने के पीछे क्या वजह होगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चे के दिमाग में चलती रहती हैं और वो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, उन्हें किसी चीज़ को जानने में की जिज्ञासा काफ़ी होती है। अब आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे अपने आसपास में जो घटना को घटित हुए देखते हैं या किस चीज़ को भी देखते हैं तो उसके बारे में वे कुछ सिद्धांत की रचना कर लेते हैं। यह है ऑप्शन नंबर डी कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है। तो बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते हैं, ये बात गलत है कि बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चों को
जन्मजात जिज्ञासु कहा जाता है। बच्चे किस तरीके से अंतःक्रिया करके समाज के साथ अनेक कौशल को सीखते हैं। तो बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। सरल और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अधिगम जो होता है वो एक जटिल और सक्रिय यानी कि एक एक्टिव प्रक्रिया है। बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, वो पैसिव यानी कि निष्क्रिय नहीं होते हैं। ये व्यक्तिगत भी नहीं होता है कि अधिगम जो होता है व्यक्तिगत होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए या टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए। तो इसे अनदेखा करना कोई सही बात नहीं है कि हम इसे अनदेखा कर दें, या इसका उपेक्षा करना या उसको टालना, ये तीनों ऑप्शन गलत है, नेगेटिव और इशारा करते हैं। हमें इसे समझना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका जो यानी कि जो टीचरें होती हैं वो अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो विधि है उसमें विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत, यानी कि बच्चे, हम ये जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा तेज होते हैं जो चीज़ों को तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अनेक कौशल सिखाना ये एक टीचर का दायित्व होता है कि वो किस शिक्षण विधि का उपयोग करके वे प्रगतिशील शिक्षा कक्षा का व्यवस्था करें, जिससे कि सभी बच्चों को वो बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो होता है वो सही नहीं होता है, कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हमेशा बच्चे को सेंटर में रखना है, हमेशा अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चे सेंटर में हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, ये किस ओर इशारा करता है? साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर कुछ चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं तो उसको बाहर के स्कूल से निकाल देंगे। ये अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो उनको अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करके उन्हें सिखाना है, ना कि उनके विद्यालय से बाहर कर देना है। तो ये ऑप्शन गलत है। अब आइए हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, कि यह सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, कि अभिभावकों पर इस बात को डाल देना कि अभिभावक जो हैं वो अधिगम में सहायता करने में सुझाव नहीं है। बालक विद्यालय भी तो जा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो टीचर जो होते हैं वो उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अभिभावक अगर नहीं जान रहे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं या उन्हें पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब है ऑप्शन नंबर डी, कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर कोई बच्चा अगर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, अगर कोई बच्चा किसी कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, तो इसका जो जिम्मेदार है वो कहीं न कहीं विद्यालय है या उस
सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर हैं, अगर बच्चों को उपयुक्त शिक्षण विधि प्रदान की जाए, अनेक तरीके के कौशल को उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, तो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक विधि से बच्चों को जो सिखा रहे हैं तो उसी विधि से सभी बच्चे सीख जाएंगे। हमें सबके लिए अलग अलग कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि उस विधि से कमज़ोर के साथ साथ अधिक तेज़ से तेज़ बच्चे भी जो हैं वो उस चीज़ से सीख जाएं। तो अगर कोई बच्चा अगर असफल हो रहा है तो इसे विद्यालय की असफलता कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। तो ये बात गलत है कि इससे बच्चों का ध्यान भंग होगा, या इसे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। हमेशा ये कहा जाता है एनसीईआरटी में कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अगर किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए वो गलत है। अब आइए हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। तो बच्चे जब सहयोग से सीखेंगे या एक दूसरे की सहायता करने से, ऐसा नहीं कि बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी या उनके शिक्षा में ये बाधा उत्पन्न करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अब है ऑप्शन नंबर सी कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, या ऐसा नहीं है कि बच्चे में इससे भ्रांति उत्पन्न होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो भी है वो करेक्ट नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर पाएंगे, यानी कि बच्चे स्वयं सोच पाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, उस पर वो बहुत विचार मंथन करेंगे और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर वो पहुंच पाएंगे। वो एक दूसरे से, यानी कि जब वो वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से अनेक कौशल को सीखेंगे, सहयोग के माध्यम से हर कार्य को वो करेंगे, तो ये उनकी शिक्षा को और भी बेहतर बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कोई भूमिका नहीं निभाता है, या ऑप्शन नंबर डी की बहुत कम भूमिका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजीकरण में द्वितीयक में हमेशा विद्यालय आएगा और प्राथमिक में हमेशा परिवार होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर आते ही आते हैं। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि प्राथमिक कहीं भी पूछा जाए तो उसमें हमेशा परिवार होगा और द्वितीयक हमेशा पूछा जाए तो उसमें हमेशा विद्यालय होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो होती है वे द्वितीयक भूमिका निभाती है। क्योंकि बालक जो होते हैं जब विद्यालय जाना जब प्रारंभ करते हैं तो वो अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे कि वे मित्र बनाते हैं और धीरे धीरे वे टोली का एक सदस्य भी बन जाते हैं जो उनमें सामाजिक गुणों का विकास करता है। तो इस तरीके से बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं। हावर्ड गार्डनर ने कहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, या लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये बात जो कही है वो जीन पियाजे ने कही है कि बच्चों का जो चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है, जिसमें कि इन्होंने ये कहा है कि आप तो पियाजे के बारे में जानते ही होंगे कि ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने परायत नैतिक अवस्था और स्वायत्त नैतिक अवस्था के बारे में बताया है और इसके आधार पर इन्होंने ये बताया है कि बच्चे में जो चिंतन गुणात्मक रूप जो होता है वो वयस्कों से भिन्न होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी
विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया होती है, या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, या ऑप्शन नंबर डी, संसार की सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार की संस्कृति से आते हैं, उनके धर्म, जीवन शैली, उनका रहन सहन काफ़ी अलग होता है, तो जो बच्चों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होना, या वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, या प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मध्य बाल्यावस्था में जब बालक होते हैं तो तर्कसंगत विचारों का इनमें विकास होता है। बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है, और मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वे अनेक कौशल को सीखते हैं, और भाषा का जो विकास होता है इसमें तेज गति से होता है। और जब मध्य बाल्यावस्था में बालक होते हैं तो उनमें तर्क शक्ति का काफ़ी विकास होता है। बच्चे तर्क संगत विचारों का इनमें विकास होता है। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, यानी कि हम उम्र बच्चों के साथ ये संबंध अधिक सक्रिय इनका होता है, और खेलों में उनका आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ता है, और सामूहिक खेल खेलना इस समय विकास का एक इनके लिए परिणाम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं हैं, या ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ हैं, या ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तो वे परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होते हैं, जिसमें कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष के बाद होती है, और इस अवस्था में बालक में जो चिंतन होता है वो पूर्णता, यानी कि वो पूर्णता उनमें चिंतन आ जाती है, और समस्या समाधान जो वो करते हैं वो बौद्धिक क्षमता का विकास इनमें होने लगता है। इसके साथ ही साथ वो विचार करने, तर्क करने और कल्पना करने आदि चीज़ों का इनमें विकास होने लगता है। इसके साथ ही साथ वे संश्लेषण, विश्लेषण, उच्च मानसिक क्षमता को भी करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लॉरेन कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसमें बच्चा जब समाज की बात कर रहा है, या फिर धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रखना, तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं,
अनियमित और असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होते हैं एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होते हैं। तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसमें बालक जो होते हैं वो नए कौशलों को सीखते हैं और परिवार के अलावा वो अन्य कई बाहरी लोगों से भी मिलते हैं और उनसे उनका लगाव जो है वो बढ़ता है। और इस अवस्था में बालक में बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो बहुस्तरीय यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में होता है और मिश्रित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जिसे वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा है, जिसे जेडपीडी कहा है। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, या बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी की विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वे नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो बच्चे जो किसी चीज़ को अगर नहीं कर पा रहे हैं और कोई उनसे अधिक जानने वाला व्यक्ति या शिक्षक जब उनकी मदद करता है तो उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चों को कभी भी बेहद सफल, कम सफल या असफल, कि बच्चा को कभी भी तरीके से अलग थलग नहीं करना है, यानी कि बच्चों को किसी कैटेगरी में नहीं बांटना है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। अब आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र में विचारने में सहायता देता है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अब आगे भी 2 ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, तो ये बात भी गलत है कि ये बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो बच्चों के अधिगम में सहायक होती है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, तो ये रुकावट कभी भी पैदा नहीं करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अब हमारा बच गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँक दिया जाए, है ना। तो ये करेक्ट नहीं है। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही बच्चों को अनेक कौशल सिखाए जा सकते हैं। तो अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र में विचारने में ये काफ़ी मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो स्पेशली फॉर आपके टेट एग्ज़ाम, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों पेपर के लिए हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ आज हमने कुछ 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो आपके 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।